जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग बात करेंगे 8.1.2। पिछला सेशन में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, पढ़ लिए थे 1.1 को पढ़ लिए थे। उसमें पढ़ लिए थे यूक्लिड विभाजन परिमेय को पढ़ लिए थे बढ़िया से, और उस पर क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे 1.2 को पढ़ेंगे। इसमें है सिर्फ इसमें हमको पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ना है। तो इस प्रकार से जिस किसी का अगर इसका जो भी पिछला भाग छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉन्सेप्ट बैच के रूप में है, क्रैश कोर्स 2022 के रूप में है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर जो कोई एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, उसे भी देख सकते हैं। और अगर जो कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का, तो उसका भी लिंक दिया गया है उसमें, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है, तो उसमें वहाँ से वो सब भी आप सभी देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम आज चैप्टर नंबर 1.2 को पढ़ेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अच्छा लग रहा हो लगे वीडियो तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे इसमें सिर्फ पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन परिमेय को समझ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में हमें इसका कहना सिर्फ यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। और ये होता है, ये जो लिखने का जो लिखते हैं तो ये अद्वितीय होता है। इनका जो मान होता है द्वितीय, यानी कि बदलता नहीं है। चाहे हम इनके गुणनखंड को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जिस प्रकार से भी लिखे, इनका मान चेंज नहीं होता है, वही रहता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनफल तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यानी अद्वितीय होता है, यानी अद्वितीय का मतलब क्या होता है?
अद्वितीय मीन्स इसका मान जो होता है जैसे हम ये जो गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो भी लिखते हैं तो उसे अभी समझा देते हैं। यानी कि इसका इसे आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही यानी बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी प्रकार से लिखने पर उसका मान वही रहता है, बदलता नहीं है, वही रहता है, बदलता नहीं है। उसका मान वही रहता है, बदलता नहीं है। मीन्स क्या हुआ, अंक गणित के आधार भूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह जो गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है, यानी इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि लिखने पर उसका मान वही रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि अब इसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 30 है, संख्या क्या है 30 है। 30 का अब हमको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 30 को क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, 2 मरते पहले लगाएंगे तो 15 इस प्रकार से हुआ। उसके बाद फिर इसको 3 मरते लगाएंगे तो 5 या 15। तो इसका क्या हो रहा है, 30 बराबर क्या हो रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5 हो रहा है। तो अब हम इसको 2 गुने 3 गुने 5 है, तो हम इसको अगर जो ऐसे करेंगे तो 5 गुने 3 गुने 2 इस प्रकार से 5 गुने 3 गुने 2 करेंगे तो क्या दोनों का तो मान वही आएगा। 5 3 2 3 6 5 30, उसके बाद 5 3 15 2 30। तो यही कह रहा है कि अगर जो इसका जो प्रत्येक भाज्य संख्या यानी यह भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इसको भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड यही है प्रमेय बोल रहा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को कोई भी रहेगा जो भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 30 है तो इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुने 3 गुने 15। तो अब इसका तथा और उसके बाद प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिए 30 है तो 2 गुने 3 गुने 15 कर सकते कि नहीं, यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है। और उसके बाद यहाँ पर कहता है यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी यह गुणनखंड का मान होता है तो बदलता है। यह द्वितीय यानी कि सेम एक रहता है। 2 गुने 3 गुने 5 तो 3 गुने 6 5 30 होगा कि 31 हो जाएगा या 32 या 29 घट जाएगा, नहीं तो 3 गुने 6 5 30 ही होगा हमेशा। तो अब इसको अद्वितीय होगा। और उसके बाद अद्वितीय यानी इसे आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी प्रकार से लिखे तो उसका मान वही रहता है। यानी कि अब 2 गुने 3 गुने 5 है, 2 गुने 3 गुने 5 है तो 30 ही होगा। उसके बाद या फिर ये था बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा। ऐसे अब घटते क्रम लिखेंगे तो 5 गुने 3 गुने 2 5 गुने 3 गुने 2 तो अभी तो 30 ही आएगा। तो बढ़ते क्रम लिखें या घटते क्रम लिखें कुछ भी नहीं रहेगा, वही रहेगा, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर जो किसी का मान लेते हैं, किसी का कोई भी संख्या का गुणनखंड आएगा 5 पर पावर 2 है गुने 7 पर पावर 4 है गुने 8 पर 7 पर पावर 4 है, इस प्रकार से जो भी है 3 पर पावर 3 है इसे है। तो यहाँ पर है इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अब कहीं पर इसे 7 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 नहीं कर सकते, सभी का मान सेम है। इसको यहाँ पर 3 पर पावर यहाँ पर भी कर सकते, 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 4 किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं तो सभी का मान वही आएगा। तो वही कर रहा है कि इसे आरोही या अवरोही या इसको यहाँ पर कहीं पर करेंगे
सिर्फ सेम है वही, 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 ही रखेंगे, यानी कि 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 3 करेंगे तो फिर 5 पर पावर 3 करेंगे तो फिर मान बदल जाएगा, वही रहेगा। इसको इधर उधर पलट के कहीं से भी लिखेंगे तो वही रहता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होगा। तो यही यह प्रमेय कहता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम जो एलसीएम एचसीएफ निकलता है, पहली संख्या दूसरी संख्या रहता है, उसको हम चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याओं द्वारा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात कैसे करते हैं। अब अभाज्य पहले हम क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमें लसा मसा ज्ञात एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीखे थे। यूक्लिड विभाजन के परिमेय के द्वारा आप ये ज्ञात कीजिए एचसीएफ। अब यहाँ पर हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन के नहीं, यूक्लिड विभाजन के परिमेय के द्वारा नहीं। यहाँ पर हमें करना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें ज्ञात करना है कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक जो है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको हम नोट में यही लिखते हैं, इसका हेडिंग यही रहेगा। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं के द्वारा धनात्मक संख्याओं का मसा यानी कि एचसीएफ और लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं का मसा और लसा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ पर पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा यानी यहाँ पे अभी जो गुणनखंड करने थे उसके द्वारा हमें एलसीएम कोई भी जो भी संख्या रहेगा या 3 संख्या रहेगा या 4 संख्या रहेगा तो हम उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब उसमें हमको ध्यान देना है यदि धनात्मक पूर्णांकों एबीसीडी के पूर्णांकों एबीसीडी ईएफ जो भी रहेगा ABCDEF जितना एक ठो रहेगा तो एक ठो 2 ठो रहेगा। अगर जो तो एक की जगह पर ABCD की जगह पर कुछ भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पर समझाने के लिए ABCD है, जैसे ABCD एक की जगह पर 30 और 30 रह सकता है, B की जगह पर 40 रह सकता है, C की जगह पर 50 30 40 50। अब बोलेगा 30 40 50 C तक रहेगा तो 30 40 50 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। या फिर अगर 3 ठो रहेगा संख्या तो 4 ठो भी रह सकता है, 5 ठो भी रह सकता है, 6 ठो का भी रह सकता है, कितना भी रह सकता है। तो बोलेगा इतना है, जैसे कि 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 90। यानी कि मान लेते हैं कि बोलेगा 90 40 50 60 70 80 90 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या 40 50 60 70 80 90 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम ये समझने के लिए ABCD दे दिए हैं, लेकिन रहेगा सिर्फ यही ध्यान देना 2 ठो ही रहेगा ना, जैसे कि 100 50 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ज्यादा करेगा तो 3 को रह सकता है, 150 101
101 मान लेते हैं, जो भी रहेगा। तो 101 है तो 101 या 100 यहाँ पर 150 मान लेते हैं तो 150, तो 150 150 का अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये समझने के लिए तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ABCD क्या है। ABCD जो भी है संख्या है, तो इसके जगह पर कुछ भी रह सकता है। यदि धनात्मक पूर्णांक को ABCD का लसा एलसीएम तथा महसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना हो तब जब यदि धनात्मक पूर्णांक ABCD का लसा और मसा यानी कि लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो, तब हमें निम्नलिखित STEP स्टेप FOLLOW फॉलो करते हैं। ज्ञात करना है तो निम्नलिखित स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे, यानी पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि ABCD जो भी संख्या ABCD में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी संख्या है, क्या संख्या है ABCDEF, जो भी संख्या है ABCDEF में से प्रत्येक को ABCDEF में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो स्टेप पहला हमें क्या करना है कि ABCDEF जो भी है में से प्रत्येक को यानी सभी को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जैसे घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर संख्या क्या है 100, यहाँ पर 100 है और 100 है, यहाँ पर क्या है 50 है, दो संख्या है AB है, दो संख्या है। तो धनात्मक तो क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 100 है तो इसको क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे तो 2 मरते में तो 50, उसके बाद फिर 2 मरते में 25, फिर 5 मरते में तो 25 इतना हो रहा है। तो इसका 100 बराबर क्या लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 5। तो 2 गुने 2 यानी कि 2 के स्क्वायर और गुने 5 तो 5 के स्क्वायर। तो यही इसी प्रकार में लिखना है। पहले जो भी संख्या रहेगा तो उसको ABCDEF में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी संख्या था उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। तो यही लाइन ही बोल रहा है। ये जो लाइन लिखा है स्टेप 1 में यही हमको करना है। स्टेप 1 में यही करना है, प्रत्येक वो जो धनात्मक संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त कर दिए गुणनफल के रूप में बस। अब उसके बाद हमें ध्यान देना है कि अब हमें एलसीएम निकालना है। तो अब इसको समझाने के लिए लिखे थे तो इसे मिटाते हैं। क्या कीजिए, तो अब एचसीएफ, तो अब एचसीएफ ABCDEF बराबर। तो
अब हम इतना करेंगे, स्टॉप जब लिख लेंगे, जब गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे, तो अब फिर हम तब उसके बाद हमें ये बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम। पहले हमको ये करना ही पड़ेगा, जब एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए बोलेगा तो ये स्टेप 1 को फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। जब गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो फिर हम जो भी कहेगा एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों बोलेगा तो दोनों निकाल देंगे। तो अब क्या करना है, अब एचसीएफ यानी ABCDEF का एचसीएफ पूछेगा तो क्या करना है, ABCD A, B, C, D, E, F, ABCDEF के गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल, न्यूनतम अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, एचसीएफ ABCDEF का एचसीएफ बोलेगा तो क्या करना है कि ABCDEF का एचसीएफ, तो क्या करना है, ABCDEF के गुणनफल में, तो उनके गुणनखंड में ABCD के EF का सभी का जो गुणनखंड हम करेंगे, तो गुणनखंड में उभयनिष्ठ, गुणनखंड में क्या करना है, उभयनिष्ठ यानी कि सभी में रहना चाहिए। उभयनिष्ठ यानी कि क्या, उभयनिष्ठ मीन्स क्या हुआ, जो पाठ सभी में है उसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, 5 उसमें भी है, 5 उसमें भी है, तो क्या 5 उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो जो उभयनिष्ठ यानी कि जो पाठ सभी में रहेगा, जो पार्ट ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा, सी में भी रहेगा, डी में भी रहेगा, तो उसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या पहले जो रहेगा, तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, कॉमा ABCDEF का HCF कहलाता है। तो जो भी रहेगा उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल ABCDEF का HCF कहलाता है। तो अब HCF आप निकालने के लिए समझ गए होंगे कि HCF किसे कहा जाता है। अब इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से मिटाएंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। HCF तो किस प्रकार से निकलता है वो समझ में आ गया होगा, HCF किस प्रकार से निकलता है। अब हम LCM निकालेंगे और उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये जो लिखे हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो अक्षर किसी को खराब लग रहा है तो हम मुंह से बोल रहे हैं, तो अगर जो कोई नोट बनाते होंगे कॉपी में अगर जो लिख रहे होंगे तो आप मुंह से बोल रहे हैं, तो यहाँ से भी अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से ध्यान दे सकते हैं। तो हम HCF कैसे निकलता है ये समझिए। अब हम लिखते हैं LCM कैसे निकालते हैं, तो उसे हम देखते हैं। अब LCM ABCDEF जो भी है, ABCDEF बराबर A, B, C, D, E, F। ABCDEF के गुणनखंड में
गुणनखंड में उपस्थित सभी के गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल कॉमा ए बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ का एलसीएम कहलाता तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम वही है, उसी संख्या के एलसीएम निकालने के लिए ए बी सी डी ई जो एफ है, जो भी है उसका ए बी सी डी एफ के गुणनफल पहले हम करेंगे। पहले तो वही करना, पहले यही फॉलो करना है। तो ए बी सी डी एफ जी के गुणनखंड में उपस्थित है, तो उसका जो गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे जो भी होता है उसको गुणनखंड, उसी को वही गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात जो सबसे अधिकतम घात रहेगा की संख्याओं उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के, सभी अभाज्य, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात, सभी अभाज्य संख्याओं का जो भी रहेगा उसका महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल, ABCDEFGH का एलसीएम कहलाता है। तो आप सभी को पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब एक और नोट पॉइंट हम लिखते हैं। अब हमें एक नोट पॉइंट में ध्यान देना है। सबसे बढ़िया नोट पॉइंट VBI है। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों के संग, दो धनात्मक पूर्णांक जो भी है, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी या सी और डी जो भी मानिए, ए और बी के एलसीएम और के दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम तथा उनके संख्याओं के गुणनफल के में संबंध ज्ञात करना है। दो संख्या है तो उसका लसा और मसा जो निकालेंगे वो तथा वो संख्या जो है वो दोनों संख्या का गुणनफल में क्या संबंध है, तो है इसको नोट करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी के लसा और के एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और दो धनात्मक संख्याओं के संख्या ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम, ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम तथा उनके गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम तथा उनके यानी कि दोनों संख्याओं ए तथा बी, उनके यानी कि दोनों संख्याओं ए तथा बी, तो ए बी गुणनफल के बीच संबंध, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम जो होता है
तथा उनके दोनों संख्याओं तथा उनके गुणनफल के बीच संबंध, यानी जो जो दोनों संख्या का गुणनफल होगा उसके बीच क्या संबंध है। तो यही संबंध क्या है, यही एलसीएम गुने HCF बराबर A.B, ये हो गया। अब इसे अगर जो पहली मानेंगे, पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या भी मानते हैं, दूसरी संख्या। तो अब एलसीएम गुने HCF बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने HCF बराबर क्या होता है, एलसीएम यानी कि एलसीएम क्या किसका निकलेगा, A, B, यानी जो दो संख्या है B, तो 50 है, 60 है, 70 है, C जो भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है AB की जगह पर, तो AB है। अब गुने HCF AB का बराबर A.B, यानी लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ये हो गया, यही है ये संबंध। तो इस प्रकार से इसे भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। एलसीएम गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी से हमें बोलेगा कि सिर्फ HCF निकालिए, HCF निकालिए, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम को बराबर को इधर लेकर के चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF को इधर लिखे तो लिखेंगे तो एलसीएम बराबर को इधर चल जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा LCM। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा एलसीएम HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। और अगर जो हम हो गया, और अगर जो हम HCF को बराबर के उधर ले जाते हैं, एलसीएम को इधर लिखते तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम है, तो बटा में इधर आ जाएगा HCF। यहाँ पर एलसीएम है तो नीचे में क्या आ जाएगा HCF, यहाँ पर HCF तो नीचे में क्या आ जाएगा LCM, और ऊपर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या रहेगा। ये भी इसको भी नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको ये ध्यान में रहेगा, तो इसी से सब हम निकाल के बना रहे हैं। अगर जो बोलेगा कि दूसरी संख्या या फिर पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुने HCF बटे पहली संख्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को इधर रखें तो दूसरी संख्या बराबर को उधर चलेगा बटा में, तो दूसरी संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ये हो गया। अगर दूसरी संख्या बोलेगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुने HCF बटे पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ पर है तो बटा में क्या रहेगा, पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या है तो बटा में क्या रहेगा, दूसरी संख्या, यहाँ पर एलसीएम में तो बटा में क्या रहेगा HCF, यहाँ पर HCF तो एलसीएम में क्या रहेगा, बटा में रहेगा LCM। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, यही संबंध है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि यह नोट में ध्यान कर लीजिएगा, यह केवल दो धनात्मक संख्याओं के लिए सत्य है, तीन या तीन से अधिक के लिए नहीं। यह केवल दो या दो से केवल दो धनात्मक संख्याओं के लिए सत्य है, जैसे A, B 150, 150, 200, 1000, 2000, जैसे 1000, 2000 के लसा निकालिए, या 1000, 2000 का दो संख्या है उसका HCF और LCM निकालिए, तो दो मात्र दो ही रहेगा, 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा तो उसके लिए ये सत्य नहीं है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए है बस। तो अब यही दो संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यदि दो संख्याओं का लसा इतना है मसा इतना है, तो पहली संख्या लसा इतना है मसा इतना है, तीन चीज दिया रहेगा।
या फिर दो चीज भी दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से, दो तीसरा चीज निकाल के आप जो पूछेगा वो बना सकते हैं। जैसे बोलेगा कि किसी कोई दो संख्या दिया रहेगा इतना इतना है, तो इसके इस संख्या का एलसीएम इतना है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, तो ये एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में एलसीएम हो जाता है। तो पहली संख्या आप दूसरी संख्या का मान भरेंगे, उसके बटा में एलसीएम का मान रखेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। पर दूसरी संख्या पूछेगा तो एलसीएम जो वो संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम गुने एलसीएम कीजिएगा, उसके बाद बटा में पहली संख्या दिया रहेगा तो बटा में पहली संख्या कर दीजिएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुने मसा बटे पहली संख्या। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और यह केवल इसको ध्यान रखना कि ये नोट यह केवल दो धनात्मक संख्याओं के लिए है सत्य, और इससे ज्यादा के लिए नहीं है। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, सोचे थे कि इस पर एक दो क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इस चलते इसको अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बहुत ही महाभिव्यायी है, तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी बनाने में मदद करेगा और सब्जेक्टिव में भी बनाने में। बस इसको एकदम ये वाला लाइन याद रखना है कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। और एचसीएफ पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। और दूसरी संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। पहली संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा तो बटा में क्या रहेगा? एचसीएफ। और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ऊपर में रहेगा हमेशा, तो एलसीएम है तो बटा में क्या रहेगा? एचसीएफ। ऊपर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ध्यान में रखना है। अगर जो पूछेगा एचसीएफ है तो बटा में क्या रहेगा? एलसीएम। तो ऊपर में तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वही रहेगा। अगर जो पहली संख्या दूसरी संख्या में चेंज करेगा तो पहली संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ का ऊपर में हमेशा रहेगा। इसमें भी एलसीएम गुने एचसीएफ है, इसमें भी एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो पहली संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटे बटा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो बटा में पहली संख्या रहेगा, ऊपर में तो एलसीएम गुने एचसीएफ रहेगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इस पर अब इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से होता है नेक्स्ट सेशन में हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय उस पर भी बनाएंगे। उसके बाद इस पर भी बनाएंगे क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। तो 2-3 क्वेश्चन जो भी होगा बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे जो भी है 8.2। उसके बाद 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि, और प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और उसे आप देख लें। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर करें और बोलें कि यहाँ मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी तो एग्जाम देके निकल जाएगा, लेकिन अगर जो आपको बढ़िया लग रहा हो तो आप अपने मित्र भाई बहन दोस्त को सजेशन दे सकते हैं, आपसे जो जूनियर हैं, जो अभी 10 में जाने वाले हैं। आप सभी निकलिएगा तो वो सब जो प्रवेश करेंगे आपसे जो जूनियर हैं। तो इस प्रकार से सेशन का समाप्त करते हैं। जय हिंद।